कल हम लोगों ने मोलरता के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज उसी के एक रिलेटेड है नॉर्मलता। ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मलता और मोलरता दोनों लगभग एक ही तरीके होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। इसीलिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश की है। पहले मैंने आपको मोलरता पढ़ाया है, आज मैं आप लोगों को नॉर्मलता पढ़ाऊंगा। तो नॉर्मलता भी उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो वो देखते रहेंगे। आज मेरा लेक्चर 9 चल रहा है ये। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है नॉर्मलता पे बेस। किस पे बेस? नॉर्मलता। नॉर्मलता नॉर्मल्टी, इस पे हमारा टॉपिक है आज। ठीक है, क्योंकि कल हम लोगों ने मोलरता पढ़ा था, इसी का सगा भाई कह लेते हैं। ये नॉर्मलता है, वो मोलरता है। तो नॉर्मलता के बारे में पढ़ते हैं। क्या है परिभाषा, क्या होती है? इसके पहले मैं परिभाषा बता भी चुका हूं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। इस परिभाषा और मोलरता में सिर्फ फर्क क्या है? वहां पे मोल थे, यहाँ पे ग्राम तुल्यांक है, बस इतना सा अंतर है। बाकी सेम सब कुछ वही है। वहां पर भी था किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या थी या ग्राम अणुओं की संख्या थी। यहाँ पे क्या है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। तो अगर ग्राम तुल्यांक हो जाए तो हमारा नॉर्मलता, अगर मोल हो जाए, मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, तो हमारा क्या कहलाएगा? मोलरता। इससे भी कुछ रिलेटेड पॉइंट है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वहां क्या था भाई? मोल प्रति लीटर था। यहाँ पे हमारा क्या है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो जाएगा। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या इसे क्या कहते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसे ही हम कहते हैं, ये इसके परिभाषा और मात्रक और कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये चीजें हो गई। हम प्रदर्शित कैपिटल एन से करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो नॉर्मलता है बिल्कुल मोलरता के सिमिलरिटीज है। ठीक है, नॉर्मलता को निरूपित भी किया जा सकता है। नॉर्मलता का निरूपण, जैसे कल मैंने मोलरता का किया था, वो उसी प्रकार इसका भी है। अगर कहीं पर आपको 1n मिल जाए तो 1n का मतलब है वह
विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 है, जिसकी नॉर्मलता क्या है 1 है। अगर यहाँ पे 2n मिल जाए तो आप समझ जाए जिसकी नॉर्मलता क्या है 2 है। अगर यहाँ पे n/2 हो जाए तो आपको पता ही है इसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी 0.5 है। ठीक है, ऐसे ही करके n/10, n/100, n/1000 या 10n कुछ भी हो जाए तो पता ही है आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी। कल निकालने के लिए दिया था, इसकी भी निकाल लेना। ठीक है, इसकी भी निकाल लेना आप लोग। ठीक है, इसकी भी निकाल लेना तो पता चल जाएगा। वैसे ये सीक्वेंस मैंने आपको दे ही दिया है। ठीक है, और एक चीज है नॉर्मलता के सूत्र। ठीक है, नॉर्मलता के सूत्र क्या होते हैं, मैंने क्या बताया, नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर यानी कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा। अब तुम्हें पता है ना उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, वही चीज विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अगर यहाँ ml में है तो क्या करा लेंगे 1000 से गुणा। यहाँ पे एक चीज है ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे, वहां मैंने मोल निकालना बताया था, यहाँ ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है। तो ये जैसे वहां पे क्या था ग्राम तुल्यांक, मोलों में क्या था हमारा, जो हमारा द्रव्यमान बटे क्या था अणु था। तो यहाँ ग्राम, यहाँ पे क्या हो जाएगा अणुभार था वहां पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द्रव्यमान, विलेय का जो द्रव्यमान होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा तुल्यांकी भार। वहां पे अणुभार था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि तुल्यांक है तो तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। बहुत लोगों को तुल्यांकी भार नहीं निकालना आता है, जैसे वहां पे अणुभार निकालना बताया था तो यहाँ पे तुल्यांकी भार भी बता दे रहा हूं। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, आप लोगों को आना चाहिए। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा दिया जाए उसका अणुभार, जो भी विलेय दिया गया उसका अणुभार और बटे उसकी क्या हो n बटे n। n बराबर होता क्या है, अम्लीयता या क्षारकता या संयोजकता, ये चीज हम रखते हैं n बराबर। ठीक है, तो ये चीज अब आपको दिमाग में रखना है। जैसे हम बात कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर का। चलिए, जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमने बात किया कि NaOH का तुल्यांकी भार क्या होगा, NaOH का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुल्यांकी भार बराबर क्या है, अणुभार। NaOH का अणुभार मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, NaOH सब एलिमेंट अलग अलग कर लेते हैं, Na का 23, इसका 16, 1 सबको जोड़ेंगे बराबर क्या आ जाएगा 40। तो इसका अणुभार क्या आ गया 40। अब बात करते हैं संयोजकता कैसे।
तो संयोजकता निकालने के लिए जैसे हमारा NaOH है, अगर इसका हम जलीय अपघटन करें तो Na प्लस प्लस OH निगेटिव में टूटेगा। तो ये जो प्लस का एक है यही इसकी संयोजकता या क्षारकता या अम्लीयता कहलाती है, यही हमेशा दिमाग में रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक, तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो गया 4। ठीक है, चलिए जैसे हम मान लेते हैं H2SO4 है, H2SO4 H2SO4 इसका तुल्यांकी भार निकालना है, का तुल्यांकी भार। तो पहले क्या निकालेंगे H2SO4 का अणुभार, क्योंकि हमें अणुभार की आवश्यकता है। तो अणुभार H2 को अलग, S को अलग, O4 को अलग, ये चीज करेंगे। H2 का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है और इसका परमाणु क्रमांक वो परमाणु भार कितना होता है 1, तो 1 गुणे 2। सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 और गुणे कितने हैं 4। तो 4 मॉलिक्यूल है तो 4 से गुणा कर दिया, यहाँ एक 2 मॉलिक्यूल है तो 2 से, यहाँ पे 1 है तो 1 से भी कर सकते हैं, तो 1 से मतलब कुछ है नहीं, तो इसी वजह से हमने ऐसे रख देते हैं। बाकी नियम के अनुसार चलेंगे तो 1 से गुणा भी कराएंगे। तो यहाँ से क्या आ गया 2, यहाँ से आया 32, यहाँ से आया 64, सबको जोड़ लिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा 8 और 6 3 9 यानी 98। 98 हमारा क्या आया इसका अणुभार आया। अब बात करते हैं इसका, अगर हम जलीय अपघटन करें H2SO4 का तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई H2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे SO4 निगेटिव, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी +2 का यानी 2 प्लस आयन आ जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे 2 है तो इस वजह से हम यहाँ पे 2 रखा और कितना आ गया यहाँ पे 49। तो ये चीज इसका तुल्यांकी की भार क्या आ गया 49। तो याद रख लीजिए जो हमारा शॉर्टेज में इससे जो है इधर का जो भी है हमारा उससे ही भाग दे दो, 100% है कि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह हम क्या निकालते हैं तुल्यांकी भार वगैरह निकालते हैं। अब इसके आगे के जो सवाल हैं वो हम कर सकते हैं भाई। जो हमारा क्या निकाला जाता है, मतलब हमारा अणुभार निकल आया, अणुभार निकल आया ये यानी तुल्यांकी भार हमारा निकल आया। अब तुल्यांकी भार कुछ जगह रख देंगे, विलेय का जो द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया ही होगा तो ग्राम तुल्यांक निकल आएंगे। ग्राम तुल्यांक जैसे ही निकलेंगे हमारा यहाँ पे तो सीधा आंसर मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो इस प्रकार हम लगाते हैं क्या बोलते हैं नॉर्मलता के सवाल। नॉर्मलता के कुछ और भी फार्मूले हैं वो दिमाग में रखना, जैसे मोलरता के मैंने कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला बताए थे, वैसे नॉर्मलता के भी कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला हैं। ठीक है, नॉर्मलता के भी एक्स्ट्रा फार्मूला हैं, तो वो कौन कौन से फार्मूला हैं, जैसे नॉर्मलता के अन्य सूत्र, नॉर्मलता से संबंधित अन्य सूत्र। हेडिंग क्या है, नॉर्मलता से संबंधित अन्य सूत्र। पहला हमारा क्या है, पहला हम क्या कह सकते हैं, जब विलेय की प्रतिशतता दी हो, जब विलेय की क्या दी हो प्रतिशतता, तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगी विलेय की प्रतिशतता, विलेय की प्रतिशतता गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, वहां पे हमने अणुभार किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, विलेय का क्या हो जाएगा तुल्यांकी भार, ये तुम्हें दिमाग में रखना है। ठीक है, तुल्यांकी भार या इसे हम कहते हैं ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार। दूसरा ये क्या कहते हैं
जब विलयन की क्या दी गई हो, सांद्रता दी गई हो। जब विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता दी गई हो तो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, विलय की यही विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बटे क्या हो जाएगा, विलय का ग्राम तुल्यांकी भार, विलय का ग्राम तुल्यांकी भार। ठीक है। एक और फार्मूला है, जब क्या किया गया हो, विलयन टन किया गया हो, जब विलयन टन किया गया हो तो क्या हो जाएगा, वही चीज N1V1 इक्वल टू N2V2। ये है टन करने के पहले और ये हो जाएगा टन करने के पश्चात। ठीक है। ये तीन अन्य फार्मूले हैं। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, वो क्या है उसको समझेंगे यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको समझेंगे यहाँ पर। क्या है, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। ये संबंध भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है आपको। संबंध क्या होता है, कोई नहीं बताता ये छोटी छोटी चीजें, आज पढ़ लो, ठीक है, और रट लो दिमाग में, ताकि आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो एकदम सरलता से आप लगा सको। देखते ही आपको आंसर आएगा, देखते ही आंसर इस फार्मूले के अनुसार। ठीक है। तो क्या होता है, मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होता है, नॉर्मलता गुणे ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, ये होता है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मलता और ग्राम तुल्यांकी द्रव्य यानी तुल्यांकी द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तुल्यांकी भार बराबर क्या लिख सकते हैं, अणु भार बटे n। यहाँ क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलता गुणे क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान बटे n बराबर मैंने बता ही दिया क्या है, अम्लीयता, क्षारीयता या संयोजकता कुछ भी। तो ये आणविक द्रव्यमान क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारा मोलरता यानी कि m बचा और बराबर क्या, n अपॉन स्मॉल n, या इसे ही हम कह सकते हैं n इक्वल टू m इंटू n। और n पता है यहाँ पे क्या है आपका, हमारा क्या है, अम्लीयता, क्षारीयता और संयोजकता। ठीक है, ये पहले ही मैंने बता दिया है। तो ये एक संबंध होता है मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। तो इसको भी दिमाग में रखना भाई, ये क्वेश्चन के साथ साथ ये सब चीजें साथ साथ, ये तो इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपको ये फार्मूले हैं। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा सा। अब इससे जो रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे, इससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, ठीक है। चलिए साफ किया जाए इसे। नॉर्मलता से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, ठीक है। जैसे कल हमारा मोलरता अच्छे से क्लियरली दिमाग में चढ़ गया होगा आप लोगों को, वैसे ही आज नॉर्मलता चढ़ जाएगा, जो हमेशा के लिए आपको फुर्सत कर देगा। जब तक पेपर आपके होंगे तब तक आपको एकदम दिमाग में रट जाएगा, एकदम चकाचक जिसे कहते हैं दिमाग हो जाएगा कि नॉर्मलता मोलरता होता क्या है। कभी भी आप डिफरेंट नहीं होंगे कि नॉर्मलता क्या होती है कि हमारा क्या होता है, मोलरता क्या होती है। तो मैंने बताया मोलरता के साथ मोल आएंगे और नॉर्मलता के साथ ग्राम तुल्यांक आएंगे। बस इतना सा अंतर रख ले, दिमाग में रख लेना और आपका क्वेश्चन शुरू जो होंगे लगने लगेंगे अच्छे से। क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें हम ग्राम तुल्यांक रखें कि मोल अंश रखें, ये आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो दिमाग में रखना है जो मोलों की संख्या है वो मोलरता, मोलरता मतलब मोल, और नॉर्मलता का मतलब ग्राम तुल्यांक। इतना बस दिमाग में रख लेना, शॉर्ट ट्रिक के रूप में यूज कर लेना। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए जो हमने संबंध बताया, आपका संबंध मैंने क्या बताया, नॉर्मलता मोलरता इनटू क्षारकता या संयोजकता इनटू एम, इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है 0.4 m NaBr विलयन की, Na सोडियम ब्रोमाइड विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, नॉर्मलता क्या होगी। देखो कितना ये इजी क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि मोलरता दी गई है। अब आप कंफ्यूज, इसमें मोलरता दी गई है और पूछे नॉर्मलता को है, तो ये कैसे हो गया, क्योंकि ये तो पढ़ाया नहीं गया हमें, है ना। तो इसी वजह से मैंने हर टॉपिक के लिए अलग अलग बताया, जो स्पेशली बातें हैं वो चीज मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, ठीक है। तो हमारा ये फार्मूला इसमें काम कर जाएगा। तो हल करते हैं और हल करने से पहले जो मैं हमेशा बताता हूं, दिया है नोट करेंगे, दिया है, ये चीज बहुत ही जरूरी होती। दिया है, क्या दिया है, विलयन की मोलरता दी गई है, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता कितनी दी गई है, 0.4 m, ये दी गई है। और हमारा विलयन कौन सा है, NaBr। तो NaBr में संयोजकता ढूंढेंगे या क्षारकता ढूंढेंगे, इसकी अम्लीयता ढूंढेंगे। तो अम्लीयता ढूंढेंगे, इसकी क्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे NaBr की संयोजकता क्या होगी। पहले NaBr की संयोजकता ज्ञात कर लेते हैं। तो NaBr की संयोजकता, NaBr की संयोजकता बराबर कितनी होती है, 1। कैसे, मैंने आपको बताया NaBr को अगर तोड़ेंगे तो Na प्लस और Br निगेटिव, तो ये प्लस का मतलब 1 है ना, प्लस का मतलब 1। अब आप वही फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, इसलिए नॉर्मलता बराबर यहाँ पे संयुक्ता मतलब n का मान दिया गया। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता गुणे n। नॉर्मलता बराबर क्या होती है, मोलरता कितनी दी गई है, 0.4,
और n का मतलब हो गया 1 बराबर क्या आ गया 0.4 n। तो नॉर्मलता हमारी क्या आ गई, नॉर्मलता हमारी क्या आ गई, हमारी क्या आ गई 0.4 n। देखो है ना कितना क्लियरली, कितना इजी से हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। 0.4 n, एक क्वेश्चन अलग अलग टू नंबर 0.4 n सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। 0.4 n सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अभी मैंने इसके पहले क्या ज्ञात करवाया था, नॉर्मलता, अब क्या है मोलरता ज्ञात कीजिए। वही सिंपल सा है, क्या है, चलिए हल करते हैं, हल करते हैं। दिया है, इसमें क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है नॉर्मलता, नॉर्मलता दी गई है, नॉर्मलता दी गई, कितना दी गई है 0.4 n। अब इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब है H2SO4, H2SO4 की क्षारकता क्या होगी, है ना, कि क्षारकता क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिर वही चीज है H2SO4, तो ये चीज मैंने 2 बताया, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, मोलरता बराबर क्या हो जाएगी नॉर्मलता, नॉर्मलता बटे n, n होता है नॉर्मलता कितनी गई 0.4 और n दिया गया 2 बराबर कितने है 0.2 m। तो ये हमारा क्या आ जाएगी मोलरता। देखो एक बार मैंने आपको नॉर्मलता बताया, एक बार मैंने आपको मोलरता बता दिया, तो ये संबंध आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करना है दिमाग में, कि ताकि हाँ आगे जो क्वेश्चन आए तो उनको आराम से आप लोग सॉल्यूशन उसका कर सको, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में रख दिए जाते हैं कि बताइए 0.1 नॉर्मलता है विलयन की, तो मोलरता क्या होगी उसकी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा मुझे। 0.1 नॉर्मलता है किसी विलयन की, किसी विलयन की क्या, मान लीजिए H2SO4 विलयन की ही, H2SO4 विलयन की 0.1 नॉर्मलता है, तो उसकी मोलरता क्या होगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, इसको साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब साधारण जो है क्वेश्चन जो हमारे नॉर्मलता से लगते हैं उनको करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी पदार्थ का, या चलिए छोड़ते हैं इसको, नेक्स्ट दूसरा करते हैं, मोलरता का है। उस विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए, उस विलयन की नॉर्मलता
उस विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए, नॉर्मलता की गणना कीजिए उस विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए जिसमें जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है, 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो यानी कि उस विलयन की नॉर्मलता हमको निकालनी है जिसमें 5 ग्राम NaOH है और 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो हल क्या हो जाएगा हमारा, पहले दिया है ये निकालते हैं, दिया है क्या दिया है, NaOH का द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान कितना दिया गया है 5 ग्राम, विलयन का आयतन दिया है, विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है 450 ml। अगर मैं इसको लीटर में चेंज करना चाहूं तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा 450 बटे 1000, ठीक है। तो काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 से 0 बराबर कितना आ जाएगा लगभग 0.45 लीटर। तो ये लीटर में चेंज कर लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml ये चीज होती है, ये यूनिट होती है। इस वजह से मुझे लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मैंने क्या किया भाग दे दिया। तो यहाँ पे विलयन का आयतन भी लीटर में आ गया। अब हमको एक चीज और चाहिए, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है नॉर्मलता बराबर होता क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे क्या होता है हमारा विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। आयतन तो हमारा लीटर में आ चुका है, लेकिन अभी हमारे विलेय के ग्राम तुल्यांक नहीं निकले। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालते कैसे हैं आप लोगों को पता है ना। तो NaOH के ग्राम तुल्यांक बराबर और ग्राम तुल्यांक बराबर मैंने आपको बताया ही है क्या होता है, द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। क्या होता है द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार बराबर क्या मैंने चीज बताई थी, तुल्यांकी भार बराबर क्या बताया था, तुल्यांकी भार बराबर क्या बताया था मैंने, अणुभार बटे n, ये बताया मैंने आपको, अणुभार बटे n मैंने बताया है ना क्या होता है, संयोजकता, अम्लीयता या क्षारकता। तो यहाँ पे हम उसकी NaOH की अम्लीयता निकाल लेंगे। तो यहाँ पे NaOH बार बता रहा हूँ, NaOH का अणुभार कैसे निकालेंगे, Na+O+H 23 16 1 बराबर 40। तो 40 अणुभार आया और इसको मैंने बताया Na+ और OH निगेटिव। तो यहाँ पे जो 1 है तो बटे 1, यानी इसका जो तुल्यांकी भार कितना आया 40। तो यानी कि जो द्रव्यमान इसका कितना दिया गया है 5 ग्राम।
द्रव्यमान कितना दिया गया 5 ग्राम और नीचे 40 है, कितना आ गया 5 अठे 40, यानी 1/8, 1 क्या आ गया 8। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राम तुल्यांक है हमारे कितने आए हैं 1/8, 1 क्या है 8। और आयतन किस में हमारा लीटर में, आयतन किस में है लीटर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके मान जो आए हमारे क्या आ जाएंगे 1/8 बटे आयतन कितना है हमारा 0.45 लीटर। तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/8 गुणे 0.45, या इसे हम क्या कह सकते हैं 1 गुणे 100, ये पॉइंट ऊपर लगा दिए 8 गुणे 45। ठीक है, काट लेते हैं यहाँ से हम 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 9 45, 4 से काट लेते हैं 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, बराबर कितना आ जाएगा 5/18, 5/18 कितना आ जाएगा 5/18। तो यहाँ से आपका कितना निकल आएगा 5/18। ठीक है, तो सीधा आपको इसमें भाग दे देंगे या कुछ भी भाग देके, यानी कि जैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 से जब भाग देंगे तो लगभग कितनी बार 0.2 लगभग जाएगा, इतना हमारा क्या निकल आएगा, आगे समथिंग जो भी है हमारा क्या आ जाएगा, इसकी नॉर्मलता आ जाएगी। तो ये मैंने साधारण और उस प्रकार के दोनों प्रकार के सवाल बताए आपको, न्यूमेरिकल पार्ट नॉर्मलता के बताए। तो आज से हमारा नॉर्मलता भी खत्म होता है, तो ये चीजें दिमाग में रखना है आपको। कल मैंने आपको मोलरता बताई और आज मैंने आपको नॉर्मलता पढ़ाई, दोनों में मैंने संबंध भी मैंने बताया कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या है। इसको आप दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिएगा कि मोलरता और नॉर्मलता में संबंध क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें कोई नहीं बताता आप लोगों को, ठीक है। और आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसी प्रकार के आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको पल झपकते ही टिक लगा देना कि अरे इसके बटे ये आ जाएगा, सीधा आंसर ये, आपको सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।